जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग करने वाले हैं टेरिटोरियल आर्मी का मॉडल पेपर नंबर 20 करने वाले हैं। और इस क्लास में आज आपको मैं टारगेट दे रहा हूँ 42 क्वेश्चन का। ठीक है, इस क्लास में से अगर आप 42 क्वेश्चन कर पाते हैं तो समझ लीजिए कि इस बार आप टेरिटोरियल आर्मी बन जाएंगे और आपका मेरिट जो है ना इस बार 2026 में बन जाएगा। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर मेरे साथ लगाइएगा और लास्ट में बताइएगा कि इस क्लास में आपने टोटल 50 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपने सही करा है। अगर उससे कम भी अगर आपको हो रहा है, यानी कि 42 से कम भी हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट करिएगा ताकि मैं एनालाइज करके मैं अगले क्लास में आपको बता सकूं। तो चलिए स्टार्ट कर लीजिए मेरे साथ में आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन आज का दिया गया है कि गौतम बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। कुशीनगर कहाँ स्थित है? देखिए, पहला क्वेश्चन में ही एक आपका आंसर दिया गया है कि देखिए यहाँ पर कुशीनगर में क्या हुआ था, तो महापरिनिर्वाण निर्माण प्राप्त किया था। किन्होंने? तो गौतम बुद्ध ने। और महापरिनिर्वाण किसे कहते हैं? तो मृत्यु को कहते हैं। क्या कहते हैं? मृत्यु, यानी कि डेथ को। उनको उनका मृत्यु कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि कुशीनगर कहाँ पर है। तो यहाँ पर आपके सामने में ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया है। देखिए यहाँ पर तो इनमें से जो आपका आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर आपका ए आना चाहिए, यानी कि उत्तर प्रदेश जो है ना आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में उनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। और वही बात यहाँ पर क्वेश्चन ये आ जाए कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। उनका जन्म कहाँ हुआ था, मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पर उनका बर्थ कहाँ हुआ था? उनका हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी कहाँ पर है? तो लुम्बिनी जो है आपका नेपाल में है। ठीक है, इसके साथ अगर मैं बोलूं कि उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? उनका ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया में। कहाँ हुआ था? बोध गया में हुआ था। तो बोध गया कहाँ पर है? तो बोध गया कहाँ पर है? तो बिहार में है। ठीक है, वही बात यहाँ पर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। और सारनाथ कहाँ पर है? तो सारनाथ जो है यूपी में है। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश में है। वही बात अगर मैं बोलूं, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि उनके पहले दो उपदेश को क्या कहा जाता है, उनके पहले उपदेश को किस नाम से जाना जाता है। उनके पहले उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ आप लोगों को, धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है ना, यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिएगा जो मैं बोला हूँ। ठीक है ना, जितना मैं बोला हूँ ना ये सभी आप एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में कि भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली सीमा रेखा क्या है। भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली सीमा रेखा का क्या नाम है? तो यहाँ पर देख लीजिए, जिन बच्चों का यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आया है, यानी कि रेड क्लिफ रेखा आया है, रेड क्लिफ लाइन आया है, उनका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भारत और पाकिस्तान को जो अलग करने वाली सीमा जो है ना, ठीक है, उनका नाम क्या है? तो रेड क्लिफ लाइन है। वही बात यहाँ पर दिया गया है, मैकमोहन रेखा दिया गया है, मैंने कि मैकमोहन लाइन दिया गया है। तो ये किन दो देशों को अलग करता है? किन दो देशों को अलग करता है? तो ये अलग करता है आपका इंडिया और चाइना का। किसका? इंडिया और चाइना को अलग करता है। कौन? तो यहाँ पर मैकमोहन लाइन है। वही बात मैं करूँ कि डूरंड लाइन कहाँ पर है, यानी कि डूरंड रेखा जो है कौन से दो कंट्री को अलग करता है? तो डूरंड रेखा जो है ना ये आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करता है। अफगानिस्तान, ठीक है, और पाकिस्तान को। ठीक है ना, यहाँ पर ये सभी पॉइंट को आप लोग, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करता है कौन? तो डूरंड रेखा। और मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना का। और रेड क्लिफ लाइन जो है ना ये आपका भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली सीमा है। ठीक है, अब आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी कौन सी है। देखिए, भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी कौन सी है? यहाँ पर क्वेश्चन आता है आपका कि भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी कौन सी है जो अभी तक चल रहा है। और यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन है कि यहाँ पर सबसे बड़ी रिफाइनरी कौन सा है। तो दोनों में आप लोग अंतर समझिएगा। ऐसा नहीं है कि रिफाइनरी देखकर आप लोग आंसर कर दीजिएगा, क्योंकि इनका आंसर जो है ना दोनों चीज़ दिया हुआ ऑप्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, जिन बच्चों का यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आया है ना, यानी कि जामनगर आया है, उनका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। तो सबसे बड़ी जो रिफाइनरी है इंडिया में ये आपका जामनगर है। कौन है? जामनगर। जामनगर कहाँ पर है? तो जामनगर जो है गुजरात में है। ठीक है ना, और इसको किसके स्वामित्व में है? तो रिलायंस इंडस्ट्री के
स्वामित्व में है। और ये कहाँ पर है, तो जामनगर में है। और कहाँ, जामनगर कहाँ है, तो गुजरात में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आपका ये आ जाए कि सबसे पुरानी रिफाइनरी कौन सी है जो अभी तक चल रहा है। सबसे पुरानी रिफाइनरी कौन सा है जो अभी तक चल रहा है, ये आपका है डिबगोई रिफाइनरी। डिबगोई रिफाइनरी जो है ना, ये अभी तक चल रहा है। और डिबगोई रिफाइनरी कहाँ पर है, तो ये आपका असम में है। कहाँ पर है, तो असम में है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा गया था एग्जाम में कि डिबगोई रिफाइनरी कहाँ पर है, तो आप लोगों को आंसर क्या करना था, असम में करना था। ये सबसे पुरानी है जो अभी तक चल रहा है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में दिया गया है आपका कि भारतीय सेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। इसमें जितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं ना, सारा क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आप लोगों को, पहले इसका आंसर दे लीजिए, ठीक है। और साथ साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को अभी तक देख रहे हैं ना, और मेरी क्लास से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो आप एक बार क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ साथ में एक ग्रुप में, कोई भी एक ग्रुप में, टेलीग्राम का ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, आप लोग उस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और साथ साथ में आप लोग अगर चाहते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना और भी अच्छे तरीके से, तो आप हमारा वीरपथ का जो एप्लीकेशन है ना, उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और वहाँ पर आपके लिए टेस्ट दिया गया है टी आर्मी के लिए, तो वहाँ जाकर सभी बच्चों से मैं कहता हूँ जो भी मेरे क्लास को देख रहे हैं, सभी बच्चे आप लोग टी आर्मी का जो टेस्ट दिया गया ना, उसका मात्र 110 रुपया प्राइस है। आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। जो भी मेरे क्लास को देख रहे हैं सभी बच्चों से मैं कह रहा हूँ कि सभी के पास ये टी आर्मी का टेस्ट होना ही चाहिए, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर जो है आपका भारतीय सेना का प्रशिक्षण कमांड जो है ना, वो कहाँ पर है। देखिए यहाँ पर जिन बच्चों का यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर क्या क्या आया है, शिमला आया है, आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। शिमला कहाँ पर है, शिमला कहाँ पर है, शिमला कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है ना। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आप एग्जाम में कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। देखिए यहाँ पर देखिए इंडियन आर्मी के ना, इंडियन आर्मी को 7 कमान में बांटा गया है। कितने कमान में, 7 कमान में बांटा गया है। अब 7 कमान का यहाँ पर मैं आपको दिखवाऊंगा, हेडक्वार्टर दिखवाऊंगा, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है। पहला तो समझ गए हैं आपका, ये भी आपका क्या है, एक आपका एक कमान का, यानी कि एक कमान का ये भी भाग है। और उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आपका शिमला में है। शिमला कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपके सामने मैं एक मैप लाया हूँ जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाला है। अब देखिए यहाँ पर पहला जो, देखिए यहाँ पर पहला कमांड कौन सा है, नदर्न कमांड है, ठीक है ना। आर्मी ट्रेनिंग कमांड जो अभी आपने पढ़ा है ना, ये शिमला में है। शिमला कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में है, जो आपने अभी पढ़ा है इसको, ठीक है ना। इसके अलावा नदर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, साउथ वेस्टर्न कमांड, सेंट्रल कमांड, ईस्टर्न कमांड और ये है सॉदर्न कमांड। अब देखिए यहाँ पर ये सभी आप लोग 7 कमांड को नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और अभी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, या फिर आप सर्च भी करके इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, शिमला पर है। अगर नदर कमांड की बात करता हूँ तो ये उधमपुर कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा वेस्टर्न कमांड है, ये चंडी मंदिर जो कि पंजाब में है, ठीक है ना। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा ये आपका साउथ वेस्टर्न कमांड जयपुर राजस्थान में है। लखनऊ में आपका सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर है। ईस्टर्न कमांड का कहाँ पर है, तो कोलकाता में है। और साउथर्न कमांड का जो है ये पुणे में है, और ये आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। तो सभी पॉइंट को आप लोग नोट करिएगा, सभी पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये आप पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन पूछा जाता है उत्तरी कमांड, यानी कि नदर्न कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आप बोलेंगे उधमनगर है, उधमपुर है। कहाँ पर है, उधमपुर है। ये सभी पॉइंट आप लोग रट्टा मार दीजिएगा, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन आप एग्जाम में आता है, ठीक है ना। क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा जाएगा, ठीक है ना, कि बताइए कि इंडियन आर्मी का जो उत्तरी कमांड है उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ये आप लोगों को पता होगा और ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है हर साल, ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन में है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है। एक तो है इंडिया गेट, दूसरा आपका है गेटवे ऑफ इंडिया। ये दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है ना, दोनों अलग अलग है।
यहाँ पर इस बात को जान लीजिएगा, ठीक है ना, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो यहाँ पर इंडिया गेट जो है वो नई दिल्ली में है। चलिए आगे मैं बताऊंगा, पहले इसका आंसर देख लीजिए, इसका आंसर क्या हो जाता है, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, मुंबई आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। यानी कि गेटवे ऑफ इंडिया जो है ना, ये आपका कहाँ पर है, तो ये आपका मुंबई में, ठीक है ना। और मुंबई में जो है ना, ये आपका कब बना था, ठीक है ना, ये 1911 में जो हमारा ये जो किंग जॉर्ज आया था ना, किंग जॉर्ज, मैं यहाँ लिख देता हूँ यहाँ पर किंग जॉर्ज, ठीक है ना, यहाँ पर 5th कर देता हूँ, ठीक है ना, 5th कर देता हूँ। और इसके अलावा ये आपका क्वीन मैरी जो आया था, साथ साथ में आए थे क्वीन मैरी, ठीक ना, ये 1911 में आया था ना, उनके याद में बनाया गया था, ये गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। वही बात मैं करूँ इंडिया गेट के बारे में बात करता हूँ। इंडिया गेट कहाँ पर है, तो इंडिया गेट जो है ना, ये आपका न्यू दिल्ली में है। कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। और ये क्यों बनाया गया था, तो इंडिया गेट जो है ना, ये प्रथम विश्व युद्ध, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था ना, उनके दौरान जो सैनिक शहीद हुए थे हमारे, ठीक है ना, उनके याद में बनाया गया है, ये इंडिया गेट बनाया गया है। और ये कहाँ पर है, तो न्यू दिल्ली में है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि चीन के संसद को किस नाम से जाना जाता है। तो चीन में जो संसद है ना, उनका नाम क्या है। तो यहाँ पर सभी बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि ये संसद वाला जो क्वेश्चन है ना, आप एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो संसद का मैं एक लिस्ट दे दूँगा आप लोगों को, ठीक है, जो मैं PDF अपलोड करूँगा वीरपद के एप्लीकेशन पर, उसमें सारा मैं दे दूँगा आपको। तो वहाँ से जाकर ज़रूर आप लोग नोट कर लीजिएगा, नहीं तो आप किसी भी बुक से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपका वहाँ पर जो सोर्स है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, जिन बच्चों का यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आया है ना, यानी कि नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है, उनका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डाइट जो है ये किसके संसद का नाम है, डाइट जो है किसके संसद का नाम है, तो डाइट जो है ना, ये आपका जापान के संसद का नाम है। किसके, जापान के संसद का नाम है। सोरा और ड्यूमा किसका है, देखिए यहाँ पर सोरा ड्यूमा। चलिए आप लोग ऐसा करिए कि आप लोगों को मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ आप लोगों को कि सोरा जो है ना, कौन से कंट्री का ये संसद का नाम है, सोरा बोलें या फिर आपका सूरा, ऐसा भी आप लोग देखने के लिए मिलेगा आपको। तो एक बार आप लोग कमेंट करिए इसका आंसर, ठीक है ना, कमेंट करिएगा। चलिए ड्यूमा किसका है, ड्यूमा जो है ना, ये आपका रसिया का है। किसका है, रसिया का है। इसके अलावा मजलिस जो है, मजलिस के ईरान का है, मालदीव का है, और भी है, ठीक है ना। बाद बाकी आप लोग कमेंट में करिएगा कि सोरा किसका है, ठीक है ना। चलिए आगे देखता हूँ, अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ किसने लिखा था। तो अर्थशास्त्र जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिएगा। यहाँ पर जिन बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आया है ना, यानी कौटिल्य आया है। कौटिल्य बोले या फिर विष्णुगुप्त बोले, एक ही है, ठीक है ना, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। कौटिल्य विष्णुगुप्त कौन, जो कि सम्राट जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य थे ना, उनके गुरु जो थे, उनके गुरु कौन थे यहाँ पे ये चंद्रगुप्त के कौन थे गुरु, तो यहाँ पर कौटिल्य थे, जिसे कि विष्णुगुप्त कहा जाता है। उन्होंने ही क्या है, अर्थशास्त्र लिखा गया है उनके द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। आगे है कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी का झील कौन सी है। सबसे बड़ी ताजे पानी का झील कौन सा है, क्वेश्चन गौर से देख लीजिएगा। ताज़ा पानी यानी मीठा पानी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मीठे पानी के बारे में मैंने पिछले क्लास में बात कर लिया है, जो बैकाल झील आपने पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है कि सबसे बड़े ताजे पानी के झील कौन सा है। सबसे बड़े ताजे पानी का झील जो है ना, यह आपका है, ऑप्शन में दिया गया है। किस ऑप्शन में, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर है सी में, यानी कि सुपीरियर झील। यानी कि सुपीरियर लेक जो है ना, आपका सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। क्या है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। वही बात अगर मैं बोलूँ कि आयतन में, तो आयतन में क्या हो जाएगा, तो बैकाल झील जो हो जाएगा ना, सबसे बड़ी ताजे पानी का झील हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ताजे पानी का झील जो है ना सबसे बड़ा, ये आपका बैकाल झील हो जाएगा। किसमें, तो ये आपका आयतन में और गहराई में, आयतन और गहराई में हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर क्षेत्रफल में बात करूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सुपीरियर झील, यानी कि सुपीरियर झील क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा झील हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर बैकाल झील, बैकाल झील कहाँ पर है, देखिए बैकाल झील जो है, बैकाल झील जो आपका रसिया में है। कहाँ पर है, तो रसिया में है, ठीक है ना। और सुपीरियर झील कहाँ पर है, तो सुपीरियर झील जो है ना, ये अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर है। कहाँ पर है, तो अमेरिका, यहाँ लिख देता हूँ यहाँ पर। ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, ठीक है ना, तभी पता होना चाहिए आपको। अमेरिका एंड ये कनाडा, कनाडा के क्या है, बॉर्डर पर है, ठीक है ना, BORDER, ठीक है ना। और आप रसिया याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आप एग्जाम में आए थे एक बार, ये बैकाल झील रसिया में, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि संविधान में निहित अनुच्छेद 12 से 35
किससे संबंधित है। यानी कि हमारा जो आर्टिकल है ना, हमारा जो आर्टिकल है 12 से लेकर 35 तक, वो संविधान के में क्या किससे संबंधित है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर देख लीजिएगा, आपका आंसर क्या है। और इसके बारे में एक दो पॉइंट जान लीजिए। क्वेश्चन आपका ये आता है कि आर्टिकल जो 12 से 35 है वो कौन से पार्ट में आता है, कौन से भाग में आता है। तो ये पार्ट 3 में आता है। किस में आता है? पार्ट 3 में आता है। और पार्ट यानी हमारे संविधान में कितने पार्ट हैं, हमारे संविधान में कितने पार्ट, कितने भाग हैं। तो हमारे संविधान में टोटल 25 भाग हैं। कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। और अनुसूचियाँ कितनी है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। अनुच्छेद कितने हैं, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। फिलहाल देखते हैं कि हम लोग 1235 जो है ना, ये जो है आपका ये पार्ट 3 में आता है। और ये संबंधित जो है ना, ये आपका मौलिक अधिकार से, किसे? फंडामेंटल राइट से संबंधित है। किसे है? फंडामेंटल राइट से संबंधित। यानी कि आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाता है, ठीक है। और ये जो है फंडामेंटल राइट जो है ना, ये कौन से कंट्री से लिया गया है, कौन से कंट्री से लिया गया है? तो ये लिया गया है यूएसए से लिया गया, यानी अमेरिका से लिया गया है। और अमेरिका में इसे क्या कहा जाता है? अमेरिका में इसे कहा जाता है बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है हमारे मौलिक अधिकार को, ठीक है। और ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया था। और मौलिक कर्तव्य किस में है, फंडामेंटल ड्यूटी किस में है? यह आपका 51A में है। किस में है? आर्टिकल 51A में दिया गया है आपका। और कौन से भाग में दिया गया है? ये भाग 4A में दिया गया है। किस में दिया गया है? भाग 4A में दिया गया है। कौन? तो यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटी दिया गया है। यह भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख चलिए, अगले क्वेश्चन में दिया गया है आपका, ठीक है, कि 1947 में पहली बार तिरंगा कहाँ फहराया गया था। तो 1947 में जो तिरंगा फहराया गया था वो कहाँ फहराया गया था? तो ये फहराया गया था आपका लाल किला में, दिल्ली। लाल किला कहाँ पर है? दिल्ली में है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। तब से लेकर अब तक क्या है, हर साल 15 अगस्त को यानी कि स्वतंत्रता दिवस को हर साल लाल किला पर से ही झंडा को फहराया जाता है। हमारे जो तिरंगा है उनको फहराया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे आता हूँ अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन में है आपका कि सीमा सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF, ठीक है, की स्थापना किस वर्ष हुआ था। देखिए, सीमा सुरक्षा बल का जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था। तो सीमा सुरक्षा बल का स्थापना हुआ था आपका साल 1965 में। कब हुआ था? साल 1965 में हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि बताइए कि BSF यानी कि सीमा सुरक्षा बल का मोटो क्या है, उनका मोटो क्या है, यानी कि आदर्श वाक्य क्या है। उनका आदर्श वाक्य क्या है? तो उनका आदर्श वाक्य होता है ड्यूटी, मैं इंग्लिश में पहले बोल दूँगा तब उसके बाद हिंदी में बोलूँगा आपको, ड्यूटी ऑन टू डेथ। यानी कि ये समर्पित होता है किसके लिए? DATH होता है, ठीक है ना, DATH होता है। यानी कि अपना जीवन जो है ना किसके लिए होता है? हमारे देश के लिए ही वो समर्पित कर देते हैं। और हिंदी में कहते हैं जीवन पर्यंत कर्तव्य। क्या कहते हैं? जीवन पर्यंत कर्तव्य। जीवन पर्यंत कर्तव्य क्या होता है? कर्तव्य होता है, ठीक है ना। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे, ठीक है। अब आगे दिया गया है आपका कि भारत के किस राज्य में गिर राष्ट्रीय उद्यान है। यानी कि कौन से इंडियन स्टेट में गिर नेशनल पार्क दिया गया है। गिर नेशनल पार्क ये कौन से स्टेट में है इंडिया के। तो यहाँ पर आपके सामने में 4 ऑप्शन दिया गया है। और 4 ऑप्शन में देख लीजिए कि आपका आंसर क्या है। और ये सब जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में ना, ये नेशनल पार्क वाले ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके आते रहते हैं, ठीक है ना। चलिए फिलहाल देखते हैं ये जो है कौन से राष्ट्र में है। और आप एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आता है कि ये गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ना किस लिए फेमस है, किस चीज़ के लिए फेमस है। यहाँ पर ये जो फेमस है ना, यहाँ पर एशियाई शेर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एशियाई शेर पाया जाता है, यानी कि एशियाटिक लाइन बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। एशियाटिक लाइन इंग्लिश में बोलते हैं। एशियाई शेरों का क्या है? ये प्राकृतिक आवास है। प्राकृतिक आवास मतलब क्या है? नेचुरल, यहाँ पर जो शुरू से ही रहने वाले हैं ये चीज़ है, ठीक है ना। तो ये कहाँ पर है? तो ये आपका है गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाता है। और किस लिए फेमस है? ये अपने एशियाटिक शेर के लिए। किसके लिए? तो एशियाटिक शेर के लिए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, एशियाटिक लायंस, ठीक है ना, इसके लिए ये फेमस है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं कि भूमध्य रेखा पर एक दिन की अवधि कितने दिन की होती है। भूमध्य रेखा पर एक दिन की अवधि होती है वो कितने दिन की होती है। तो एक दिन का अवधि जो होता है वो 12 घंटे का होता है। कितना होता है? 12 घंटे का होता है। चलिए एक बार एक क्वेश्चन आप और जान लीजिए कि ऐसा कौन सा दिन है जहाँ पर पूरे पृथ्वी पर, पूरे यहाँ पर जितना भी पृथ्वी है
12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात होता है। ऐसा कौन सा दिन होता है? तो ये ऐसा 2 दिन होता है। कब होता है? पहला होता है 21 मार्च, दूसरा होता है आपका 23 सितंबर। क्या होता है? 23 सितंबर। यानी कि 2 दिन ऐसा होता है ना जहाँ पर दिन रात जो होता है ना 12-12 घंटे का होता है। क्या होता है? 12-12 घंटे का होता है। तो 21 मार्च याद कर लीजिएगा और 23 सितंबर याद कर लीजिएगा, ठीक ना। बाद बाकी जो इक्वेटर जो होता है ना, इक्वेटर पर जो भी कंट्री है, जो भी आपका होता है, वहाँ पर 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे का रात होता है। आगे क्वेश्चन में दिया गया है कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो विश्व का लंबा लिखित संविधान, तो यहाँ पर आंसर कर लेंगे, लेकिन यही बात मैं बोलूँ कि सबसे छोटा और सबसे छोटा और पुराना जो संविधान है ना, वो कौन से कंट्री का है? यहाँ पर पहले देख लीजिए इनका आंसर क्या है, फिर मैं आगे मैं आपको बताऊँगा। चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे जो लिखित संविधान है, सबसे बड़ा लंबा संविधान है, वो हमारे देश यानी कि भारत का ही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका आंसर डी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर बोलूँ सबसे छोटा और सबसे पुराना जो है ना, कौन से कंट्री का लिखित संविधान है, मैं क्वेश्चन क्या कह रहा हूँ, सबसे छोटा और सबसे पुराना लिखित संविधान। तो सबसे छोटा और सबसे जो पुराना संविधान है ना, ये यूएसए का यानी कि अमेरिका का क्या है? सबसे छोटा है और सबसे पुराना संविधान है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में था यहाँ पर कि सबसे लंबा लिखित संविधान, तो ये हमारे देश भारत का ही है। सतह पर भूकंप के केंद्र के निकटतम बिंदु को क्या कहते हैं? जहाँ पर भूकंप होता है, वहाँ जहाँ से स्टार्ट होता है ना, उस बिंदु को क्या कहते हैं? उस बिंदु को क्या कहते हैं? उस बिंदु को कहते हैं हम लोग अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं, ठीक है ना। वही बात अगर मैं बोलूँ कि अवकेंद्र किसे कहते हैं, हाइपोसेंटर किसे कहते हैं, तो हाइपोसेंटर क्या होता है? जहाँ से पृथ्वी के अंदर, जहाँ जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है ना, जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोसेंटर कहते हैं, ठीक ना। बाद बाकी यहाँ पर क्वेश्चन था कि यहाँ पर जो सतह पर जो भूकंप का केंद्र होता है ना, उसको कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं? एपिसेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिसेंटर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका साइंस में क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है और स्ट्रैटेजी में क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है कि भूकंप की तीव्रता को किस में मापते हैं? भूकंप की तीव्रता को किस में मापते हैं? तो हम लोग भूकंप का तीव्रता मापते हैं रिक्टर स्केल पर। किस पर मापते हैं? रिक्टर स्केल पर हम लोग SCALE, ठीक है ना, स्केल पर हम लोग भूकंप की तीव्रता को मापते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे क्वेश्चन में दिया गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है हर साल 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। आगे दिया गया है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल कौन सा है? सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है ना, ये आपका है कुंचिकल जलप्रपात है। कहाँ पर है? तो कुंचिकल जलप्रपात जो है ना, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और ये कौन से स्टेट में है? ये कौन से स्टेट में है? तो ये आपका स्टेट जो है ना, ये कर्नाटक में है। कहाँ पर है? तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, कर्नाटक, ठीक ना। यहाँ तो ये पता होना ही चाहिए, और कर्नाटक, ठीक है ना। और यहाँ पता होना चाहिए कि कर्नाटक में है आपका। और एक और है आपका, जिसे क्या कहते हैं? जोग्गा वाटरफॉल या फिर गरसोप्पा फॉल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? गरसोप्पा। यहाँ मैं लिख देता हूँ यहाँ पर गरसोप्पा। क्या कहता हूँ? गरसोप्पा वाटरफॉल जो है ना, ये कहाँ पर है? तो ये भी आपका कर्नाटक में ही। कहाँ पर है? ये भी आपका कहाँ पर है? तो कर्नाटक में ही है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, भारतीय सेना अकादमी कहाँ पर है? यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है ना, ये कहाँ पर है? ये जो आपका है, ये देहरादून में है। कहाँ पर है? देहरादून में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और देहरादून कहाँ पर है? ये आपका उत्तराखंड में है। यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर उत्तराखंड में है। या आप लोग क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुके हैं और ये तो आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि आप लोग इंडियन आर्मी में आने वाले हैं 2026 में, ठीक है। और इसके अलावा एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, आप एग्जाम में आता है, ये तो आपका IMA है। दूसरा आता है NDA मतलब क्या होता है? नेशनल डिफेंस एकेडमी, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये जो आपका है ना, खड़गवासला में है। कहाँ पर है? यहाँ पर खड़गवासला, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा। खड़गवासला कहाँ पर है? तो ये आपका पुणे में। कहाँ पर है? पुणे में है। और पुणे तो कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। तो ये तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर NDA के बारे में याद कर लीजिएगा और IMA की बात कर लीजिएगा। तो IMA जो है ये देहरादून में है और NDA जो है ये खड़गवासला में है, यानी कि पुणे में है। आपका हो सकता है ऑप्शन में खड़गवासला नहीं पुणे कर दें, स्टेट पूछे तो यहाँ पर महाराष्ट्र करिएगा, ठीक है।
अब यहाँ पर आगे आता हूँ, अगला क्वेश्चन में है कि भारत के किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम दर्ज की गई है। चलिए क्वेश्चन को गौर से देख लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है। जनसंख्या कम के बारे में बात नहीं क्या कह रहा है, यहाँ पर बोल रहा है जो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है ना, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के बारे में बात कर रहा है। सबसे जो कम जो आपका दर है ये 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन है। कब है? भारतीय जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेट है जिसका जनसंख्या दर जो है ना, वृद्धि दर जो है ना सबसे कम था। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये नागालैंड का कहाँ है? नागालैंड का है, जनसंख्या का वृद्धि दर सबसे कम है। लेकिन यही बात क्वेश्चन ये आएगा कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ये आपका सिक्किम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम जो है ना सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, ठीक है ना। लेकिन वही बात अगर मैं बोलूँ सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, जहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या है वो आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखता हूँ, अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि एक स्वस्थ मानव शरीर में रक्त की औसत मान मात्रा कितना होता है। यानी कि एक नॉर्मल जो लोग होते हैं उनमें जो होता है ब्लड, उनमें कितना ब्लड पाया जाता है नॉर्मली? ये पाया जाता है 5 से 6 लीटर पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 5 से 6 लीटर पाया जाता है। अब अगले क्वेश्चन में है आपका कि नींबू में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो नींबू में पाया जाना विटामिन जो होता है ना, ये आपका होता है क्या? विटामिन सी होता है। विटामिन सी जो होता है ना जनरली क्या होता है? खट्टे फलों में, खट्टे सब्जियों में पाया जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये याद कर लीजिएगा एक चीज़ और आपको कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है आपका स्कर्वी। क्या होता है? SCURR नहीं होता है यहाँ पर, SCURVY होता है, ठीक है ना। स्कर्वी होता है, ठीक है ना, स्कर्वी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? ये आपका स्कर्वी होता है। और उसको क्या कहा जाता है? और उसको जो आपका केमिकल नेम है या साइंटिफिक नेम है क्या कहा जाता है? तो उसे एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। इसके बारे में तो मैंने कई सारे क्वेश्चन बता दिए हैं आपको ना, विटामिन ए के बारे में, विटामिन बी के बारे में, ठीक है ना। ये सारा मैंने बता दिया आप लोगों को। तो ये चीज़ मैं उम्मीद करूँगा कि सारे क्लास को मेरे देखते होंगे और रिविज़न करते होंगे, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आपके साइंस में लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आगे है कि एलईडी का पूर्ण रूप क्या है। एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? तो एलईडी का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये होता है लाइट इमिटिंग डायोड होता है। क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे है कि किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है। सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है। कौन से ग्रह को कहा जाता है? ये कहा जाता है विनस को। क्या कहा जाता है? यानी शुक्र को कहा जाता है सुबह और शाम का तारा कहा जाता है। यानी कि सूर्य उदय होने से पहले और सूर्य अस्त होने के बाद ये देखा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर शुक्र, और शुक्र को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है। किसको? तो शुक्र को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इसका आकार जो होता है, साइज जो होता है ना, ठीक है, ये पृथ्वी के लगभग बराबर ही होता है। पृथ्वी के लगभग बराबर ही होता है, ठीक है ना। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आगे आता हूँ, अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि कोशिका की खोज किसने किया था। कोशिका की खोज जो है ना, यानी कि सेल का जो डिस्कवर किया गया था, किसके द्वारा किया गया था यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था, सेल की खोज किया गया था। ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा, स्ट्रैटेजी के अंदर में भी क्वेश्चन आता है ये। आगे दिया गया है कि किस अंग में पित्त स्रावित होता है। कौन से अंग में पित्त स्रावित होता है? ये होता है आपका कहाँ पर? लीवर में होता है। कहाँ पर होता है? लीवर में होता है, ठीक है। यहाँ पर लीवर हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर। और लीवर के बारे में एक और याद कर लीजिएगा, ये लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। क्या होता है? हमारे बॉडी में क्या होता है ना, लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। यहाँ पर लिख देता हूँ यहाँ पर लार्जेस्ट, ठीक है ना, ये ग्लैंड, ठीक है ना, लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, ठीक है ना, लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारे बॉडी में। और ये, ठीक है ना, लीवर होता है। चलिए आगे छोड़ दीजिए। यहाँ पर आगे दिया गया है आपका कि प्रकाश की गति, प्रकाश की गति किस में अधिकतम होता है। तो प्रकाश की गति जो होता है सबसे अधिकतम होता है निर्वात यानी कि वैक्यूम में होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे है कि डीपीटी वैक्सीन किन बीमारियों को रोकने के लिए दिया जाता है। डीपीटी वैक्सीन, डीपीटी वैक्सीन कौन सी बीमारी के रोकने के लिए दिया जाता है? ये दिया जाता है आपका, किस में दिया जाता है?
यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है इफिथीरिया, पर्टूसिस और टिटनस। देखिए आप एग्जाम में हो सकता है एक ही आपको ऑप्शन दे दे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर तीनों ऑप्शन को आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर टिटनस याद कर लीजिएगा, टिटनस और डिप्थीरिया और पर्टूटिस, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आप हो सकता है आप एग्जाम में आपको तीनों में से कोई एक ही दे दे, यहाँ पर तीनों याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे दिया गया आपका कि कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। फिर से आपका क्वेश्चन आ गया, सेम क्वेश्चन। चलिए एक बार यहाँ पर इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, ये क्वेश्चन अभी जस्ट मैंने करवाया था आपको। आगे है कि कौन सी गैस सबसे अधिक विषाक्त यानी पॉइजनस और रक्त में ऑक्सीजन परिवहन को बाधित करती है। कौन सा गैस होता है ये होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जिसे कि CO कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? CO कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ना, सबसे जहरीली गैस होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका यहाँ पर आंसर दिया गया है। आगे है कि डीएनए मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है आपका न्यूक्लियस में यानी केंद्रक में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर आंसर हो जाता है। किस भौतिक राशि की इकाई जूल पर सेकंड है? कौन से भौतिक राशि यानी कौन सा क्वांटिटी है जिसको जूल पर सेकंड जो है ना, इसका ये SI इकाई है। यह आपका हो जाएगा शक्ति का, पावर का। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। इसका क्या है? इकाई है, ठीक है ना। अब यहाँ आगे दिया गया है कि वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना किसका संकेत है? तो वायुमंडलीय दाब अचानक गिर जाता है ना, ये किस चीज़ का संकेत होता है? ये संकेत होता है जब तूफान, मौसम ख़राब या कुछ ऐसा चीज़ होने वाला होता है, यानी कि मौसम से रिलेटेड जो भी कुछ होने वाला रहता है ना, वो किससे संबंधित होता है? ये आपका वायुमंडलीय दाब क्या होता है? अचानक से गिर जाता है। उसे तूफान या मौसम ख़राब का ये कारण होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वायुमंडलीय दाब को किसके यंत्र के थ्रू मापते हैं हम लोग? आप लोग क्वेश्चन में पढ़े थे ना इससे पिछले वाले क्लास में। ये हम लोग किस में मापते हैं? तो बैरोमीटर से। किस में मापते हैं हम लोग? बैरोमीटर से मापा जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापा जाता है। किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। तो वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। आगे दिया गया है आपका कि पत्तियों का हरा रंग के लिए निम्नलिखित में से किस की उपस्थिति के कारण होता है? यानी पत्ती में जो हरा रंग होता है ना, या कि पत्ते जो होते हैं ना, वो हरे रंग का होता है, वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? यानी उसमें क्या होता है? उसमें पाया जाता है आपका क्लोरोफिल होने के कारण से वो क्या होता है? उसका रंग हरा होता है। आगे है कि किस विटामिन की कमी से बेरी रोग होता है? कौन से विटामिन की कमी से बेरी रोग होता है? ये होता है विटामिन B1 की कमी से। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर एडिटिंग का मिस्टेक यहाँ पर है। विटामिन B1 याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? ये बेरी रोग होता है। उसे क्या कहा जाता है? थियामिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसका साइंटिफिक नाम क्या है? थियामिन। यहाँ लिख भी दिया गया है, साइंटिफिक नाम है, ठीक है ना इसका। चलिए आगे आते हैं। यहाँ पर 35 क्वेश्चन तो करवा दिया यहाँ पर GK और GS का। यहाँ पर 15 क्वेश्चन आपको मैथ के मिलने वाले हैं। तो मैथ में ऐसा करिएगा, आप लोग पहले सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। उसके बाद अपना आंसर कीजिएगा और सभी क्वेश्चन को लगाइएगा आप लोग, और साथ साथ में देख लीजिएगा कि इसमें से कितना आप क्वेश्चन कर पाते हैं। तो मैथ का क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन होता है ना, जिसमें कि आप स्कोर अच्छे तरीके से कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या दिया गया है पहले देख लीजिए। यहाँ पर एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, वह 5 दिन के लिए कार्य करता है और शेष कार्य 42 दिनों में पूरा करता है, ठीक है ना। बी पूरा करता है, ठीक है। केवल बी संपूर्ण कार्य कितने दिन में करेगा? ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कैसा दिया गया है। ए जो है ना, कोई भी कार्य को 20 दिन में करता है, वह पहले 5 दिन कार्य करता है, काम करता है, और जितना काम बच जाता है ना वो बी करता है। और बी कितने दिन में करता है? तो 42 दिन में काम करता है। कौन से काम को? जो काम बचा हुआ रहता है ना, उस काम को करता है। तो बोल रहा है कि बी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर एक ले लीजिए यहाँ पर कि ए का इज 1 डे वर्क। 1 डे वर्क कितना हो जाएगा? 1/20 हो जाएगा। मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है ना, समझिएगा। आपको इतना लिखना नहीं है, ठीक है ना। अब उसमें 5 दिन का काम करता है ना, यहाँ पर 5 डेज का वर्क कितना हो जाएगा? 5 डेज वर्क कितना हो जाएगा? ठीक है ना, इसका हो जाएगा 5/20 हो जाएगा। 5/20 हो जाएगा, यानी कह सकते हैं 1/4 हो जाएगा। काटेंगे यहाँ पर ना, काटेंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा? यानी कि शेष काम कितना हो जाएगा? रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 1/1 - 1/4,
यानी कि 3/4। इतना काम बच गया ना, इतना काम बच गया। अब जितना काम बच जाएगा ना, अब उसको कौन करता है, ये करता है बी। तो बी कितना दिन में करता है, बी करता है 42 दिन में ना, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है 42 डेज में करता है ना, ठीक है ना। अब बी जो है कितने दिन में काम कर सकता है, तो इसको डायरेक्टली याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। 42 गुना में जितना शेष काम रहेगा ना उसको उल्टा कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 3 काटेंगे तो 14 42, 14 का 56। ऑप्शन नंबर यहाँ पर किस में दिया गया, डी में दिया गया है ये, ठीक है। समझ में आपको आ गया। जितना काम शेष बचा रहता है ना, और शेष काम को जो काम करता है ना उसके दिन से इसको उल्टा कर देते हैं ना काम के, तो यहाँ पर आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यानी कि बी जो है 56 दिन में काम को कर सकता है। इसके और भी तरीके हैं, जो तरीके आपको अच्छे लगे, ठीक है ना, वो तरीके से आप लोग क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि एक विक्रेता 20% का लाभ कमाता है, भले ही वह अपने माल पर 10% की छूट देता है। यदि कॉस्ट प्राइस जो है 600 है तो उसका मार्केट प्राइस कितना है। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार ला दिया हूँ, लेकिन अलग अलग टाइप से क्वेश्चन लाया हूँ। इसमें क्या है, कॉस्ट प्राइस दिया है, पहले कॉस्ट प्राइस नहीं दे दिया जाता था। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, मार्केट प्राइस में क्या कर 10% की छूट देता है, यानी कि 90% लेता है, 90/100 कर लूँगा। और कॉस्ट प्राइस में क्या करता है, तभी वो लाभ कमाता है ना, 120/100। ये मैं क्या निकाल रहा हूँ, इसका सेलिंग प्राइस है और इसका क्या है, सेलिंग प्राइस है। अब देखिए यहाँ पर आप पूछ रहा है मार्केट प्राइस कितना है ना, तो मार्केट प्राइस गुना में 90/100 इंटू में कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया आपका, यहाँ इंटू नहीं आएगा, यहाँ पर यहाँ इंटू नहीं आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। और 600 दिया गया आपको कॉस्ट प्राइस, गुना में 120/100 कर लीजिए, 100 कट जाएगा ना, यानी मार्केट प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस बराबर क्या हो जाएगा आपका, यानी कि 600 गुना में 120 बटा में कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब काटिए यहाँ पर, काटिए यहाँ पर, 0 से 0 कट जाएगा आपका, 3 तिया 9 और 20 तिया 60, और 3 से काटोगे आप 2, 3 से चौका 40 हो जाएगा, 4 दूना 8, यानी कि 800 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, अपने तरीके से सॉल्व करिएगा आप लोग, ठीक है ना। आपका 800 निकल के आ जाएगा, तो 800 क्या हो जाएगा, इसका मार्केट प्राइस हो जाएगा। यानी मार्केट प्राइस उसका कितना था, तो 800 था। अब 800 पर 10% का डिस्काउंट दे दीजिए, और तब इसको देखेंगे ना उसका लाभ ही हुआ होगा 20% का। यही क्वेश्चन था आपका, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन को लगा लीजिए। यहाँ पर 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़कियाँ हैं, तो लड़कों की संख्या कितना है। देखिए टोटल 50 कितना है, टोटल स्टूडेंट है ना, उसमें से 40% लड़कियाँ हैं, तो बोल रहा है लड़कों की संख्या कितनी है। अगर 40% लड़कियाँ हैं ना, तो टोटल तो 100% होता है ना, 100 में से 40 को कम कर दिया, यानी कि 60, यानी कि 60% क्या है, लड़का है ना, तो 50 का 60% निकाल दीजिए, ठीक है ना। 0 0 कट जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा, 5 6 30, यानी कि 30 क्या हो जाएगा आपका, बॉय हो जाएगा। यही तो क्वेश्चन पूछ रहा था आपको ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में ये दिया गया है। अगले क्वेश्चन में है आपका कि 2000 पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला मैंने बता दिया था आपको ना, कितना हो जाएगा, PRT अपॉन में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी पहले प्रिंसिपल देंगे, फिर रेट देंगे, फिर टाइम देंगे, और नीचे में क्या करेंगे, आपको 100 से कर देंगे। एक बार ऐसा करिएगा, क्वेश्चन नंबर 39 का भी आंसर कमेंट में करिएगा। एक तो मैंने आपको क्या पूछा था, एक मैंने पूछा था सोडा, क्या पूछा था हमने, सोडा का हेड आपका जो है कौन से कंट्री का ये पार्लियामेंट है, ठीक है ना, कौन से कंट्री का पार्लियामेंट है। दूसरा मैं आपको बोर्ड क्वेश्चन कर रहा हूँ आपको कि 39 का आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे दिया गया आपका कि 100 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा गति से 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगा। अब देखिए प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है ना, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो आपने पढ़ा था ना, जब प्लेटफॉर्म को पार करता है तो अपनी लंबाई प्लस में ट्रेन के प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को जोड़ते हैं, तो 300 मीटर क्या हो जाएगा, उसका टोटल डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। और उसका स्पीड भी दिया गया, कितना स्पीड दिया गया, 36 किलोमीटर पर आवर दिया गया है। और यहाँ पर आपका आंसर सेकंड में है। मैंने क्या बोला था कि आपको किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर 36 गुना में 5/18 कर दीजिए यहाँ पर, तो कितना निकल के आ जाएगा, 18 36 10 निकल के 10 मीटर पर सेकंड इसका क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा, देखिए यहाँ पर किलोमीटर पर घंटा में आप लोग मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे ना, तो उसमें आप लोग क्या करेंगे, 5/18 से क्या करेंगे, 5/18 से गुना कर देंगे, ठीक है ना। जितना निकल के आएगा ना वो आपका क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में आपका आंसर रहेगा, ठीक है। अब क्या निकालना है आपको, समय ना, टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर में क्या होता है, टाइम बराबर में क्या होता है आपका, डिस्टेंस पावर में स्पीड होता है। तो डिस्टेंस दिया गया है 300 और आपका टाइम कितना दिया गया 10 सेकंड, काट कितना निकल जाएगा 30,
यानी 30 सेकंड में वो क्या कर लेगा, उस प्लेटफॉर्म को पार कर लेगा। ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन में दिया गया है, इसका एलसीएम पता करना है। देखिए अब यहाँ पर मैंने बता दिया था कि एलसीएम जब निकालेंगे ना फ्रैक्शन वाले नंबर का, तो क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 1, 2, 3 और नीचे में क्या करेंगे, एचसीएफ ऑफ किसका, 2, 3 और 4। अब देखिए ऊपर वाले का एलसीएम करेंगे ना तो आपका 6 निकल के आ जाएगा, और इसका एचसीएफ करेंगे तो 1 निकल के आ जाएगा, यानी 6 हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, डी में दिया गया है। ये आगे है एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 4 बराबर में 0 दिया गया है, तो बोल रहा है एक्स का मान कितना है। अब एक्स का मान कितना हो जाएगा, अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आप आंसर करिएगा। इसका 4 दिया गया है ना, और ये एक्स है ना, 4x² हो जाएगा। तो 2 नंबर ऐसा ढूंढिए जो गुना करने पर 4 हो जाए और जोड़ने पर या घटाने पर 4 आ जाए। यहाँ पर 2 गुना में 2 कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा ये, ठीक है ना। यानी कि 2 हो गया, 2 तो हो गया यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर माइनस में दिया गया ना, तो यहाँ -2 और -2 रहेगा तब तो -4 आ जाएगा ना। जब यहाँ पर -2 अब आ गया, समझ गए ना यहाँ पर, तो आप आंसर जब दीजिएगा ना तो जो साइन रहेगा ना उसका साइन उल्टा कर दीजिएगा। माइनस है तो यहाँ प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में आ गया ना आपका ये दोनों, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 2। ऑप्शन में दिया गया आपका 2 दिया है, नहीं दिया है, या माइनस में 2 दिया है, तो माइनस वाला नहीं है आपका आएगा, या ऑप्शन गलती है यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन गलती दिया गया यहाँ पर। x बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप बना लीजिएगा, डी बना लीजिएगा। ये क्वेश्चन में गलती दिया था ऑप्शन में, ठीक है। अब यहाँ आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में दिया था आपका कि 15 मीटर लंबे और 10 मीटर चौड़े आयत का क्षेत्रफल कितना है। यानी कि रेक्टेंगल का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, ठीक है ना। रेक्टेंगल का जो एरिया होता है ना वो क्या होता है, ये होता है लेंथ टू में ब्रेथ। तो लेंथ तो आपको कितना दिया गया है, लेंथ दिया गया आपको कितना, तो 15 मीटर दिया गया है, और ब्रेथ कितना दिया गया, 10 मीटर दिया गया है। 15 गुना में 10 कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ये आपका सी में दिया गया है। 150 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इसमें है कि 5 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की दोगुनी होगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद बोल रहा है ना, ए की आयु क्या हो जाएगा, बी का दुगुनी हो जाएगा। यदि वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 3:1 है, तो ए का वर्तमान आयु कितना है। देखिए यहाँ पर दोनों का अनुपात दिया गया ना, ए और बी का कितना रेशियो दिया गया, 3:1 दिया गया ना। यहाँ मान लूँगा मैं कि ए का मान लूँगा 3x, और बी का कितना मान लूँगा मैं, बी का मान लूँगा मैं यहाँ पर x मान लूँगा, क्योंकि 3 और 1 दिया गया था। अब क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद बोल रहा है ना, अब क्या बोल रहा है, 5 वर्ष बाद बोल रहा है। यानी कह सकता हूँ यहाँ पर कि ए का हो जाएगा 3x और बी का दिया गया है x, 5 वर्ष बाद, यानी दोनों में 5 को ऐड कर दीजिए। अब क्या बोल रहा है यहाँ पर कि बी का दोगुना हो जाएगा। मैं बीच में बराबर कर दिया हूँ ना, बी का दोगुना हो गया है ना 5 वर्ष बाद, जब जैसे मैंने 5 वर्ष ऐड किया है, इसका दोगुना ये हो गया है। अब दोगुना इसका हो गया है ना, तो 2 से इसमें गुना कर दूंगा मैं, तब क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। अब देखिए 3x प्लस में 5 बराबर कितना हो जाएगा, 2x प्लस में 10। अब देखिए यहाँ पर x वाला को एक जगह ला दीजिए, क्या ला दीजिए, x वाले को एक जगह ला दीजिए यहाँ पर। अब इसको इस तरफ लाएंगे ना तो घट जाएगा ना, 3x में से 2x कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, x बच जाएगा। अब ये प्लस में है ना, अब इसको इस तरफ लाएंगे ना, किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा ना। 10 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी x वैल्यू कितना आ गया आपको, x का वैल्यू आपको आ गया 5 आ गया, ठीक है ना। अब पूछ रहा है आपको कि a का वर्तमान, तो a का आपने क्या माना था, a का आपने माना था 3x माना था, क्या हो जाएगा, a का कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 3x दिया गया ना, यानी 3 गुना में 5, यानी कि 15 हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर। ऑप्शन नंबर किस में है, तो ए में ये दिया गया है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया देख लीजिए गौर से। एक वृत्त की परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस 176 दिया गया है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। यानी आपको 2πr का वैल्यू दिया गया, कितना 176 दिया गया है। यहाँ क्या निकाल लीजिए, पहले आप रेडियस निकाल लीजिए, फिर आप इसका क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होता है, πr² होता है ना। यहाँ पर r का वैल्यू पता रहेगा तभी तो निकालेंगे ना, यहाँ पर r निकाल लीजिए। 2 गुना में 22/7 गुना में r बराबर में 176, यानी कि 11 दूना में 22, 11 का 11, 11 66, 2 से काटोगे कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा
8 हो जाएगा, 2 से काटूंगा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कह सकता हूँ कि 8 बराबर कितना हो जाएगा, 7 है और 4 है, 7 चौका में 28 क्या हो जाएगा, इसका रेडियस निकल के आ जाएगा। इससे आप लोग क्या निकाल लीजिएगा, पाई आर स्क्वायर निकाल लीजिएगा, एरिया क्या निकाल लीजिएगा, एरिया एरिया कितना हो जाएगा, इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर फार्मूला होता है ना। अब यानी कि 5 में 7 गुना में 28 गुना में 28 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करके आप लोग आंसर मैच कर लीजिएगा, जो भी आंसर है आप लोग कमेंट में करिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाइएगा। अगला क्वेश्चन में दिया गया आपका कि 12 संख्याओं का औसत 15 दिया गया है, यदि 13 को हटा दिया जाए तो शेष संख्या औसत कितना होगा। देखिए यहाँ पर टोटल सम कितना निकालेंगे, टोटल सम कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, औसत दिया गया 15 दिया गया है ना, और संख्या दिया गया है 12, तो टोटल कैसे निकालें हम लोग, 12 गुना में 15 कर देंगे ना, ये कितना निकल जाएगा 180। यानी 12 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, ये सम दिया गया है, क्या दिया गया है, सम दिया गया है। सम कितना निकल के आ जाएगा आपको 180 आ जाएगा। उसमें 13 संख्या को घटा देता है, उसमें से एक संख्या जो है 13 उसको घटा देते हैं हम लोग, हटा दिया जाएगा ना। 180 में से क्या कर दीजिए, 13 को घटा दीजिए, तो कितना निकल के आ जाएगा, 167 निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा, 167 निकल के आ जाएगा। अब बोल रहा है इसका एवरेज कितना होगा, क्या हो जाएगा, इसका एवरेज कितना होगा, तो एवरेज कितना हो जाएगा 167 बटा कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब 11 क्यों हो जाएगा पता है आपको ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर सभी का योग दिया गया है 167 और संख्या हो जाएगा कितना, 12 में से अब एक संख्या तो कम हो जाएगा ना, 11 हो जाएगा ना, क्योंकि एक संख्या को घटा दिया गया है। अब हाँ लगा दीजिए, 11 5 11 5 55 11 11 यानी 15 में समथिंग आएगा। ये ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है, ये बस आपका आंसर निकल के यहाँ पर आ गया है। अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए। यहाँ पर वो क्या बोल रहा है कि √4 का 200% कितना होगा। पहले देखिए √4 का 200% यानी कि 200 बटा में कितना हो जाएगा 100, यानी कि √4 बराबर मतलब 2 हो जाएगा, 2 को 200 बटा में 100 कर लीजिए ना। अब कितना निकल के आ जाएगा 102 में 200 4 निकल के आपका आंसर निकल के आ गया ऑप्शन नंबर बी में। देखिए यहाँ पर इसको 7 कर लीजिए, यहाँ पर ये आपका ऑप्शन में गलती दिया था आपका ये, ठीक है। अब यहाँ पर आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन में है कि 2 संख्याओं का योग दिया गया है 40, उनका अंतर दिया गया है 10, तो संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। यानी कि मैं मान लेता हूँ कि x + y बराबर में 40 दिया गया है और आपका x - y बराबर कितना दिया गया है 10 दिया गया है, तो उसका बोल रहा है गुणनफल कितना होगा, ठीक है। दोनों गुना करेंगे यानी कि x y का वैल्यू पूछ रहा है, x इंटू में y का वैल्यू कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब देखिए ये तो आप ऐसा कर लीजिए, मन ही मन सोच लीजिए कौन से 2 संख्या है जो दोनों को जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा और घटाएंगे कितना होगा, ये इसका हो जाएगा 10 हो जाएगा। ऐसा कौन सी संख्या है, ऐसा बहुत संख्या है, लेकिन आपको आंसर भी देखना है। यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे ना, पहले इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर इसको पूरा हटा देता हूँ मैं, आपको पूरा नहीं हटाऊँगा। यहाँ पर इसको मैं एक बार इसको इतना कर देता हूँ, ठीक है ना। इसको मैं कर देता हूँ ऐसे, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ ऐसे। अब देखिए इक्वेशन 1 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, यहाँ पर ये y कट जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा 50, x बराबर कितना आ गया आप 50 बटा में 2 यानी कि आपका अंक निकल गया 25। यानी कि एक संख्या निकल गया आपको 25 निकल गया ना, यानी x की वैल्यू आपको आ गया, x की वैल्यू कितना दिया गया है 25 दिया गया है ना, तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा, कहा जाए 15 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक वैल्यू 25 दिया गया है तो दूसरा को 15 को जोड़ेंगे तभी तो आपका 40 आ जाएगा ना। अब दोनों घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 10 आ जाएगा ये। अब x y का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी कि 25 गुना में 15 का वैल्यू कितना आ जाएगा, जितना आएगा गुना करके आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 15 × 5 = 75, 15 × 30 = 37, यानी 375 आपका क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि यदि 5 लोग एक कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं तो उसी कार्य को एक व्यक्ति पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। इसके लिए मैंने क्या बताया था, M1 D1 बराबर में M2 इंटू में D2। पहले कितने लोग, पहले 5 लोग कितने दिन में 10 दिन में। अब कितने लोग, आपका 1 लोग काम करेगा तो कितना दिन लगेगा, डी को छोड़ दीजिए, डी बराबर कितना हो जाएगा 5 गुना में 10 यानी कि 50, यानी अब लगेंगे 50 दिन लगेंगे उसको। ऑप्शन नंबर आपका ये डी बी में दिया गया है। ये आगे है कि एक विक्रेता जो है ना 1 किलोग्राम के बजाय 950 ग्राम का वजन उपयोग करता है, तो उसका लाभ कितना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 किलो के जगह पर कितना देता है 950 ग्राम ही देता है उसको, ठीक है। यानी कि उसका प्रॉफिट % कितना होगा। पहले प्रॉफिट कितना होता है
50%, 50 ग्राम का होता है ना प्रॉफिट ना, प्रॉफिट कितना हो जाएगा उसका 50 ग्राम, ठीक है ना। और उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट कितना हो जाएगा, उसका कॉस्ट कितना हो जाएगा आपका 950 ग्राम। तो बोल रहा है प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट में क्या हो जाएगा, पहले लिखेंगे प्रॉफिट कितना कम वजन देता है, कितना कम वजन देता है। तो ये आपका वजन देता है 50 ग्राम कम देता है ना, 50 ग्राम कम। लेकिन उसका खर्च कितना होता है, 950 ग्राम ही खर्च होता है, गुना में 100 कर लीजिए। अब जितना काट के आएगा ना आपका आंसर निकल के आ जाएगा। एक बार देख लीजिएगा, देखिए हो सकता है इन दोनों में से आपका आंसर दिया हो, ऑप्शन में मिस्टेक यहाँ पर है, तो एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग आंसर को, ऑप्शन ए या बी हो सकता है आपका आंसर। चलिए